स्वागत है आपको इस एडू मंत्रा क्लासेस में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैप्टर फेडरलिज्म। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर फेडरलिज्म। Let us start our new chapter, Federalism of Civics, Chapter 2. Firstly, we'll think about what was a federalism. What is federalism? Federalism is made of two words. Fedus, which is come from Canada. Federalism is a process in which we share a many power. We share the power in a different level. This is known as federalism. Firstly, we learn what is overview of this chapter. Overview of this chapter. In previous chapter, we have noted that vertically division of power sharing in different level of a government is one of the major form of a power sharing. Modern democracy. In this chapter, we focus on the form of a power sharing. It is a most commonly referred to federalism. We begin to describing the federalism in a general terms. The rest of the chapter tries to understanding the theory of particles. Theory and particles of federalism in India. A discussion of a federalism constitution provision is followed by an analysis of a policies and a politicals that has strength and federalism in a practice. Toward the end of the chapter, we turn to local government and new type of the Indian federalism. ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ओवरव्यू में पहले चैप्टर में हम लोग देखे हुए थे कि चैप्टर जो था वह पावर गवर्नमेंट की वर्टिकली पावर ऑफ डिवीजन था। तो उसी वर्टिकल पावर ऑफ डिवीजन में हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी यही सब आते हैं। तो वहीं जो लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी सब आते हैं था, अब देख रहे थे उसमें वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। और वर्टिकल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर में पावर की किस तरह से शेयरिंग थी, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी अलग अलग तरह से। तो उसी में इस चैप्टर में केवल हम लोग यही बात देखेंगे कि वर्टिकल पावर ऑफ डिवीजन में किस तरह से गवर्नमेंट रन करती है। तो पहला जो है व्हाट इज फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म पढ़ने से पहले यहाँ पे दो टॉपिक दिया है, एक है बेल्जियम का कांड जो कि चैप्टर 1 में पढ़े हैं, और एक है श्रीलंका का। तो हम लोग देखे थे कि बेल्जियम में कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। उस कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किस तरह से बेल्जियम अपने सेंट्रल को पावर को एक डोमेशन लाया कि सेंटर में भी नंबर ऑफ डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों ही इक्वल होंगे। ये जो था हमारा फ्रेंच का एक डोमिनेशन था, और सारे एक डोमिनेशन जो था वो फ्रेंच किया हुआ था, जिससे फ्रेंच की जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी दोनों में सेम होंगी। नंबर ऑफ पार्टीज जो होंगी वो सेम होंगी। तो इस तरह के फेडरलिज्म था वो हमारे चाइना, बेल्जियम और श्रीलंका में किया गया था। तो इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट आते हैं फेडरलिज्म पे। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल अथॉरिटी एंड वायरसेस कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म क्या है? तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वायरसेस कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट ऑफ द कंट्री। कहने का मतलब कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार चलाने की एक ऐसा सिस्टम है जिससे क्या होता है कि पावर जो होती है वो डिफरेंट अथॉरिटी में डिवाइड हो जाती है। मतलब पावर किसी एक हाथ में एक्लूमेटेड नहीं रहता है, पावर जो होती है अलग अलग सिस्टम में अलग अलग पार्ट में बढ़ जाती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पार्ट दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट कुछ अपना पावर दे दिया लोकल गवर्नमेंट को, और लोकल गवर्नमेंट भी अपना थोड़ा सा पावर दे दिया ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इस सब में। तो ये है हमारा इंडिया का फेडरलिज्म, जो कि इंडिया जो होता है वो फेडरल कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इंडिया में जो होती है फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। Usually, a freedom has two levels of government. One of the government in the entire entirely in the is possible of few subjected of a common national interest. The other are a government at the level of a province and a state look after the much day-to-day administrative. बोथ ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय द पावर इंडिपेंडेंस टू अदर। तो दोनों गवर्नमेंट को पावर सेम नहीं दिया जाता है, पावर सेम नहीं होगा, थोड़ा पावर उससे कम रहेगा, उस लेवल को थोड़ा सा पावर कम होगा। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हर एक ग्रुप्स के है, हर एक ग्रुप को क्या किया जाता है, पावर जो है वो सेम नहीं दिया जाता है। हर एक ग्रुप की पावर जो होती है सेम नहीं होती है, अलग अलग ग्रुप के पावर थोड़ा सा कम होते हैं। यही है। तो फेडरलिज्म समझ में आ गया। फेडरलिज्म क्या है? तो फेडरलिज्म एक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट की पावर की शेयरिंग जो होती है डिफरेंट लेवल में होती है, डिफरेंट अथॉरिटी में बांट दिया जाता है। उसी को हम लोग बोल रहे हैं फेडरलिज्म। अब जो यहाँ पे है, लेट अस लुक आउट द सम ऑफ द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म।
फेडरलिज्म का कुछ की फीचर्स है, उस की फीचर्स को हम लोग देखते हैं कि फेडरलिज्म के कौन ऐसे की फीचर्स हैं जिससे फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है इंडिया में। तो पहला फीचर्स है देयर आर द 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट की 2 से अधिक या 2 से अधिक जो होते हैं वह क्या होते हैं, लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। तो देयर आर 2 और मोर लेवल और ट्रायल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे 2 से अधिक ट्रायल होते हैं किसके, गवर्नमेंट के। अब अगला देखिए, डिफरेंट ट्रायल्स ऑफ ए गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट सच ट्रायल हैज बीन ऑन ज्यूरिडिक्शन। कह रहा है कि डिफरेंट ट्रायल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न डिफरेंट सेम सिटीजन। डिफरेंट ट्रायल्स जो होते हैं वह सेम सिटीजन को करते हैं, लेकिन उनका ज्यूरिडिक्शन है वह सेम है। ज्यूरिडिक्शन क्या है, तो ज्यूरिडिक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एनी अथॉरिटी any legal authority have the original power में आई मीन दैट हम यह कहना चाहते हैं कि जो जुडिक्शन है वह एक एरिया होता है, वह एक रीजन होता है कि आपको इस एरिया से इस एरिया तक ही आपका जुडिक्शन रहेगा, इससे आगे अपना पावर नहीं बढ़ा सकता है। मतलब हम मान लेते हैं या इस बक्सर के कोई बीडीओ का ब्लॉक में हम काम करते हैं, कोई ऑफिसर है बीडीओ है, तो वहाँ पे क्या होगा, केवल हमको बक्सर के हर एक वार्ड में जाके घूम के देखना होगा कि उसमें क्या हो रहा है। हम आरा के जिले में जा नहीं सकते हैं, तो मेरा ज्यूरिडिक्शन होगा, हमारा एक प्रिफरेशन एरिया कवर्ड होगा कि उसमें ही हमको रहना है। तो ये जो कहता है यही होता है हमारा ज्यूरिडिक्शन। तो डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रायल के डिफरेंट सिटीजन सेम सिटीजन पे काम करते हैं, लेकिन उनका जो ट्रायल होता है, ज्यूरिडिक्शन होता है, वह अलग अलग होता है। द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द रिस्पेंसिव लेवल ऑफ ट्रायल्स गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और यह ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, हर एक लेवल को स्पेसिफाई होता है किसके साथ, कॉन्स्टिट्यूशन से। संविधान में यह लिखा गया है कि हर एक जो ज्यूरिडिक्शन होगी, ये ज्यूरिडिक्शन क्या करेगी, आपस में सबको इक्वल ज्यूरिडिक्शन देगी और ये हर एक लेवल के लिए लागू रहेगा। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टरनेटली चेंज इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंज रिक्वायर्स टू कंस्टेंट एंड बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर किसी अमेंडमेंट करना है, अगर थोड़ा सा भी अमेंडमेंट करना है, किसी भी तरह की अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दोनों लेवल का मेजोरिटी चाहिए, तभी जाके ये जो होगा गवर्नमेंट की लेवल फॉर्म कर सकती है, तभी भी गवर्नमेंट में जो है वह अपना अमेंडमेंट ला सकती है। स्टेट लेवल भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों लेवल को क्या करना चाहिए, उसमें ज्यूरिडिक्शन देना, ज्यूरिडिक्शन कहते हैं अपना थॉट्स रखना पड़ता है। मतलब लोकसभा से भी राज्यसभा से भी अगर हमारा मेजोरिटी मिल जाता है, थर्ड ऑफ सीट्स मिल जाती हैं, तब क्या होगा कि हमारा वह बिल या वह लॉ क्या होगा, पास हो जाएगा। कोर्ट हैव the power to interrupt the constitution and the power of government। क्या कर रहा है, कोर्ट हैज द पावर इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट को ये जो हमारा अमेंडमेंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो कोर्ट है वह भी काम कर सकती है। कोर्ट को भी एक पावर दिया गया है कि तुम स्टेट लेवल को भी और सेंट्रल लेवल में हस्तक्षेप कर सकती हो। मान लीजिए कि कोई हमारा एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्टेट लेवल में कोई लीडर्स है, मान लीजिए अभी हमारा एमपी एमएलए जो होंगे बक्सर के वह भी होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो हुआ तो उसमें लेवल क्या किया जाता है, लेवल जो होते हैं जिस लेवल में गवर्नमेंट होती है उसमें हाईएस्ट कोर्ट्स होते हैं, पावर इंटरप्ट होता है। तो ये क्या होता है कि इसमें जो हमारा कोर्ट्स बने रहते हैं वह कोर्ट क्या करती है कि इंटरप्ट कर सकती है दोनों लेवल में, सेंट्रल लेवल में भी, स्टेट लेवल में भी और लोकल लेवल में भी जो कोर्ट होती है वह इंटरप्ट कर सकती है। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ इस लेवल ऑफ गवर्नमेंट अर्ली टू स्पेसिफाई इंटरफेरेंस इन ऑटोनॉमी। रेवेन्यू लेने का जो रेवेन्यू लेने के लिए तरीका है कि आप स्टेट में ही लेंगे, आपका ज्यूरिडिक्शन सेम है कि टैक्स ऐसे ही आपको लेना है, इस तरह के जो है आपको टैक्स यहीं से लेना है। ये जो फॉर्म है ये हमारा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू लेने के तरीका है कि आपको इसी ज्यूरिडिक्शन से लेना है। ये जो चीज़ है वह हमारा ये फीचर्स है किसका, फेडरलिज्म का। ये सारे जो पढ़ रहे हैं वह फीचर है किस चीज़ का, फेडरलिज्म का। अब जो फीचर है वह है 7वां फीचर, जो कि द फेडरल सिस्टम हैव द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव एंड सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द country which while at the same time accommodated regional diversity, therefore the two aspects of a crucial for the institution and a practice to the federalism। अब क्या कर रहा है कि जो फेडरल सिस्टम होता है, जो हमारा फेडरल सिस्टम जो होता है वह फेडरल सिस्टम जो होता है वह ड्यूअल ऑब्जेक्टिव से बनता है। मतलब 2 ऑब्जेक्टिव से बनता है, एक सेल्फ गार्ड प्रमोट से और एक यूनिटी ऑफ द कंट्री से। मतलब एकता अखंडता और हमारे भावुकता से जो होता है वह हमारे जो होते हैं कि फेडरल सिस्टम वही होता है जो यूनिटी
हो, सेल्फ गार्ड हो, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लो, वहीं जो होता है वह हमारा फेडरल सिस्टम ऑफ ड्यूअल फेडरल सिस्टम होता है, जो कि ड्यूअल एग्जेक्टिव लेके चलता है। थॉट्स जो होता है वह दो लेके चलता है, एक थॉट जो है वह सेल्फ गार्ड का है और एक जो है वह हमारा प्रमोटेड ऑफ यूनिटी का है, अपने से गार्ड करे और हम एकता में है, अखंडता में रहे। ये सब बातों जो है वह फेडरलिज्म का 7वां फीचर्स था। अब पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म कितने प्रकार के होते हैं। अब जो है वो फेडरलिज्म का पार्ट देखेंगे। तो फेडरलिज्म का पार्ट में पहला क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, इंक्लूड द यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इन द फर्स्ट कंट्री टू फेडरलिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स यूजली हैव द इक्वल पावर एंड स्ट्रॉन्ग वाया वर्सेस द फेडरल गवर्नमेंट। ये जो बात कर रहा है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, एक ऐसा फेडरलिज्म है जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट को जो पावर होती है, डिफरेंस स्टेट की जो पावर होती है वह पावर क्या होगी कि एक्लोमेटेड होगी, मतलब किसी एक स्टेट के पास बहुत ज़्यादा पावर होगा और अलग अलग स्टेट में जो पावर जो होगी वह शेयर नहीं होगी, मतलब पावर जो है वह एक ही जगह है, बहुत ज़्यादा एक्लोमेटेड है। तो यही जो पावर होता है वह कमिंग टुगेदर फेडरेशन का होता है, जिसका एग्जाम्पल कुछ कंट्री हैं, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यह जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। लेकिन हमारा इंडिया जो है वह होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। स्पेन भी है। तो होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम एज सच काइंड ऑफ द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एक ऐसा फेडरेशन है जिसमें जो है लार्ज कंट्री, बड़े बड़े कंट्री में जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को क्या कर देता है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो था वह क्या था कि जो इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, ये होल्डिंग टुगेदर होता है, मतलब अपने पावर को डिफरेंट लेवल में बांट देता है। क्या, अपने पावर को डिफरेंट लेवल में बांट देता है। अरे हाँ, ससुरा को देखो, पावर क्या करता है, डिफरेंटे में बांट देता है। तो जब डिफरेंटे में पावर को बांट देगा तो क्या होगा, डिफरेंट लेवल्स में पावर बढ़ जाएंगे। तो हमारे जब डिफरेंट लेवल में पावर बढ़ जाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे डिक्टेटरशिप नहीं होगी, मोनार्ची नहीं होगी। तो इस तरह से जो इंडिया जो है वह होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। अब जो हमारा टॉपिक है वह है व्हाट मेक्स इंडिया ऑफ फेडरल कंट्री। इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है। तो ये सब जो है ना, ये जो लिखा है लेट अस टू टेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है उसका एग्जाम्पल है। लेकिन हम लोग जाते हैं डायरेक्ट लिस्ट में, ठीक ना। तो हमारे पास 3 लिस्ट होते हैं, एक होते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट। तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल में पहला जो है वह लिस्ट है यूनियन लिस्ट कहा जाता है। तो यूनियन लिस्ट ऐसा लिस्ट होता है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस को टेक करता है, जैसे टेक ओवर करता है, जैसे कि हमारा जो है वह डिफेंस हो गया, फॉरेन हो गए, फॉरेन अफेयर्स हो गए, बैंक्स हो गए, कम्युनिटी और करेंसी हो गए, कम्युनिकेशन और करेंसी हो गए। तो ये सब जो लिस्ट है ना, ये यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो जिस कंट्री में यूनियन लिस्ट होता है वह कंट्री क्या होता है, वह कंट्री होता है फेडरल कंट्री। उस कंट्री को क्या कहेंगे, फेडरल कंट्री कहेंगे। तो यूनियन लिस्ट आर द दोज लिस्ट इन विच कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ये सब जो आ जाते हैं वो हो जाता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में टोटल जो है वो 100 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब यूनियन लिस्ट में हमारा 100 सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब यूनियन लिस्ट जो है वो 100 सब्जेक्ट को टेक ओवर करता है। अब जो है वह है हमारा स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट क्या कहता है, तो स्टेट लिस्ट में टोटल 61 सब्जेक्ट होते हैं। ये सब्जेक्ट जो होते हैं वह पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इस सब को टेक ओवर करते हैं, वह जो होते हैं हमारा स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो हमारा 2 लिस्ट देखें, पहला देखें यूनियन लिस्ट, दूसरा देखें स्टेट लिस्ट, और जो तीसरा होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट होता है, अभी डिस्कस करेंगे। तो यूनियन लिस्ट में क्या था, जो कि हमारा बैंक, रेलवे, बैंक, कंट्री अफेयर्स, रेलवे नहीं होगा इसमें, रेलवे जो होता है स्टेट में भी चलता है, नेशन में भी चलता है, तो वह आता है कॉन्कॉर्ड लिस्ट में, ठीक ना, अभी बता रहे हैं। तो यूनियन लिस्ट में ये अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गई, स्टेट लिस्ट में हमारा पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सब हो गया। तो ये जो था वह हमारा अगर किसी कंट्री में पाया जाता है तो ये फेडरल कंट्री का होने का निशानी है कि यूनियन लिस्ट इतने होने चाहिए, सब स्टेट लिस्ट इतने होते हैं, कॉन्कॉर्ड लिस्ट इतने होने चाहिए। तो ये कॉन्कॉर्ड लिस्ट देखते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वह 52 सब्जेक्ट का होता है। इसमें क्या होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट
such as education, forest, trades, unions, मैरेजिंग, एब्जॉर्प्शन, सक्सेशन, ये सब जो होते हैं वह स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की अथॉरिटी को जो लेके चलता है ना, उसको बोलते हैं कॉन्कर्ड लिस्ट। तो इसका जो होता है 52 सब्जेक्ट होता है, केवल 52 सब्जेक्ट पे ही इस तरह से जो है फेडरेशन कर सकता है, यही मेक करता है फॉरेन कंट्री को। यहाँ पे लिखा है व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट दैट आर फेल एनी अदर 3 लिस्ट। अब जो 3 लिस्टों से फेल हो जाता है उस लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो आवर सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड अकॉर्डिंग टू द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द यूनियन गवर्नमेंट हैड अ पावर टू लेगिस्लेटिंग एंड जुडिशियरी सब्जेक्ट। उसको क्या नाम दिया है? जुडिशियरी सब्जेक्ट। तो जो सिस्टम जो होता है, जो लिस्ट जो होता है, वो कॉन्कर्ड लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट को छोड़ा के हो जाता है, उस लिस्ट को बोलते हैं जुडिशियरी सब्जेक्ट। उस लिस्ट को क्या बोलेंगे? जुडिशियरी सब्जेक्ट। We noted that the above the most federations that were the formed by the holding together do not have the equal power. This concord list, thus they have all states the Indian Union to have indicate the power. Some state enjoy the special states, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देख लेते हैं जम्मू कश्मीर का। पहले 30 आर्टिकल्स था, तो 30 आर्टिकल्स में जो था वह अमेंडमेंट होकर उसको हटा दिया गया। तो पहले जो था वह हमारा था कि जम्मू कश्मीर में अलग फंक्शन है, और जम्मू कश्मीर में अलग तरह के व्यवहार होते हैं, वहाँ पे अलग तरह से लोग बिहेव करते हैं। तो इस तरह से जो था वहाँ पे अलग फेडरेशन था। स्टेट असेंबली में भी पार्लियामेंट प्रोड्यूसरी स्टेट था, कैन नॉट बाय द स्कूल्स एंड सुपरविजन एग्जिस्ट इन द अदर स्टेट एंड इंडियन एज वेल एज। तो ये सब जो था वह एज वेल एज इंडियन में भी नहीं हो पाते थे और इसमें भी नहीं हो पाते थे। तो ये जो था सारा था वह हम लोग देख लिए। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और टेरिटरी लिस्ट, ये सब सारे लिस्टों को देख लिए। जुडिशियल प्लान टू इम्पॉर्टमेंट रोल इन oversee impeachment and constitution provisions and produce the in a case a debate about the division of power of high court and the supreme court, discuss of union state country and the power is resources lying in the taxation and carry order to the government and responsible assigned with them। तो इस तरह से डोमिनेट करते हैं, इस तरह से यह डोमिनेट होते हैं। तो ये जो फैक्टर्स था यह था कि एक इंडिया को फेडरल कंट्री कैसे बनाता है, एक इंडिया जो है वह फेडरल कंट्री किस तरह से बनती है, एक इंडिया जो है वह फेडरल कंट्री किस तरह से बनती है, ये जो है इसमें आता है। अब अगला टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। अब तो कभी से देख रहे थे कि फेडरलिज्म है क्या, फेडरलिज्म प्रैक्टिस इंडिया में कैसे होती है, अब देखेंगे। Constitution provisions are necessary for the success of federalism but are not sufficient in the federal and not sufficient in federal. If the federal experiment has succeeded in India, it was nearly because of the clear leader of the constitution provisions. The real success of federalism in India can be attributed in the natural of democracy polites in our country. This ensured that the spirit of federalism, respect to diversity and desire for a living together became shared ideal in our country. Let us to look at some of the measure in which it happened. अब देखिए जो इंडिया है वह हमारा आज़ाद हुआ 1947 में। अब 1947 में उसको इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हम उस समय किसी तरह की फेडरलिज्म नहीं थी, किसी तरह की डेमोक्रेसी नहीं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह किसी अलग अलग देशों से उसको कॉपी किया गया है। कुछ हमारा फ्रेंच से लिया गया है, कुछ यूएसए से लिया गया, कुछ स्विट्जरलैंड से, कुछ न्यूजीलैंड से। तो इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला के बनाया गया है इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें पहला है लैंग्वेस्टेटिव स्टेट। पहला जो हमारा जो विभाजन हुआ वह लैंग्वेस्टिक स्टेट से हुआ। मतलब लैंग्वेस्टिक स्टेट से मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे जो बांटा गया कि लैंग्वेज पे बेसिस पे एक बार स्टेट को बांट के देखा जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया जो है वह डाइवर्सिटी है, डिफरेंट पीपुल्स रहते हैं, अलग अलग तरह के जातियां हैं, अलग अलग तरह के धर्म हैं, अलग अलग लोग अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं। तो अगर हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे बांटते हैं अपने इंडिया को तो क्या होता है, इस तरह की बात जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वह सोचें। तो देखिए इसमें लैंग्वेस्टिक स्टेट में क्या होता है, फर्स्ट मेजर डेमोक्रेटिक पॉलिसीज इन आवर कंट्री, इट टुक एट a political map of India when it began to the journey of democracy in 1947 through the 217, we will surprised at the extent of the exchanges. Many old states has vanished and many new states have been created areas. Boundary and name the state have been changed. अब क्या हुआ, अब इंडिपेंडेंस हुआ,
अब हमारा जो आज़ादी हो गई 1947 में, तो देखा गया कि बहुत स्टेट जो है वो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट की जो एरियाएँ हैं वह क्या हो रही हैं कि अचानक चेंज हो जा रही है। किसी का एरिया किसी और में, किसी का एरिया किसी और में, अलग अलग देश, अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट्स जो है वह निकल रहे हैं। अब क्या करें? तो इन 1947 द बाउंड्री ऑफ द सर्वल ओल्ड स्टेट इन इंडिया चेंज एंड ऑर्डर टू अ न्यू स्टेट। और जो ओल्ड बाउंड्री था उसको खत्म करके एक नया स्टेट लाया जा रहा। दिस इज अ डॉन टू द इंश्योर द पीपल ऑफ द स्पोक ऑफ द सेम लैंग्वेजेस लिव्ड इन द स्टेट। अब क्या हुआ कि जो सेम लैंग्वेजेस बोलते हैं वही इस स्टेट में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। इस लैंग्वेज स्टेटिक स्टेट पे बटा रहा है। सम ऑफ द लैंग्वेजेस catered in the basic of language and recognize the difference of the culture, ethnical group of geographical and this institute the Nagaland, उत्तराखंड। तो ये जो है वो लैंग्वेजेटिव स्टेट पे हमारे को बांटा गया। 1947 में देखा है कि बहुत सारे कंट्री जो है वो अलग अलग होने लगे, अपने आप को डिवाइड करने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो इंडिया की बाउंड्रीज जो है उसको तोड़ दिया गया अलग अलग स्टेट को, और वहाँ पे एक न्यू स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया गया। उसी को बोलते हैं लैंग्वेजेटिव स्टेट। अब जो है वो लैंग्वेज पॉलिसी है। A second test of India Federation is the language policy। अब ये तो लैंग्वेजेटिव स्टेट था जो फेल हो चुका। आंध्र प्रदेश में पहला बार इसको लाया गया था, लेकिन अब कुछ चेंजेस कर दिए गए तो लैंग्वेज पॉलिसी बनाए गए। Our constitution did not have the status to national languages to any one languages. Hindi was the identified and the official languages, but Hindi was the mother tongue of all the about 40% of Indians। हम ऐसा जानते हैं कि इंडिया भी जो है वह मदर टंग है, हिंदी जो है वह मदर टंग होता है, और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज में बोला जाए, और हिंदी भी 40% पूरे देश में बोला जाता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? Therefore there were many safeguards to protect the other languages। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे वो है जो कि हमारे प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग देशों को। Besides Hindi, there are 21 other languages recognized in the scheduled languages or by the constitution। हिंदी को छोड़ा के 21 ऐसे लैंग्वेजेस है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, बनाया गया है। और कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंट्रीड्यूट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन एंड अडॉप्ट ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ एनी दिस लैंग्वेजेस। अब जो वहाँ पे कैंडिडेट होते हैं वो एग्जाम करते हैं, कंडक्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ओपीटी एग्जामिनेशन एंड द लैंग्वेजेस। स्टेट हैव द 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड विच आर द गवर्नमेंट वर्क ऑन द स्पेस ऑफ लैंग्वेज इन कंकर्ड लिस्ट। और यही जो होता है वो जो इस स्टेट में जो होता है अलग अलग तरह से लेवल्स क्या होते हैं, सिल्क रहते हैं। लैंग्वेजेस जो होती हैं ऑफिस में क्या होती हैं, सिल्क, मतलब बंदी होते हैं। देखिए आपको इस लैंग्वेज को क्या करना है, प्रेफर करना है। अनलाइक श्रीलंका लीडर्स of our country adapt on a very curious attitude in applying Hindi according to the constitution, the use of English and official purpose and stop in 1956 में ये stop हो गया। However many Hindi speaking demanded to use English community। देखिए अलग अलग स्टेट जो था हिंदी नहीं जानता था, इंग्लिश जानते थे लेकिन हिंदी नहीं जानते थे, क्योंकि ब्रिटिशर आए थे तो हर एक देश में गए थे तो वो इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा प्रभाव दे दिए थे। तो जो ये श्रीलंका का था तो ये प्रॉब्लम होने लगी कि हम ऑफिस में बैठते हैं तो हमको हिंदी समझ में नहीं आता है। तो हिंदी जब समझ में नहीं आता है तो क्या किया जाए कि हमारा जो लैंग्वेजेस है ऑफिशियल लैंग्वेज उसमें इंग्लिश भी डाल दिया जाए, क्योंकि सब इंग्लिश समझ सकता है। सेंट्रल responded and agreed to continue English along the Hindi government and Hindi official purposes with the curious thing and solution is forward to English speaking elite and promote in Hindi। और यही जो था वह हिंदी को प्रमोट करके हमारा इंग्लिश में ला दिया गया, इंग्लिश में भी ऐसे ही प्रमोट होते रहे। अब जो है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है। अब सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन को कैसे करके फेडरलिज्म को क्या किया, प्रैक्टिस किया जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज वन ऑफ अ वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथ इन द प्रैक्टिस। फेडरलिज्म को क्या किया, प्रैक्टिस किया गया, किसमें, स्ट्रेंथ में, पावर में। How the constitution arrangement on the share work really dependent upon a large extent on how the ruling party of leader is follow on the arrangement. For a long time, the same parties have been both the central, intro and the most state. This meant to be the state government did the exercise and the right of autonomy federal in it। और ये जो था राइट ऑफ जो है फ्रीडम का, इसी में जो होता है ये जो होता है वो कोलिशन गवर्नमेंट होता है। अब लोग जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट करने लगे। अब ये जो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, तो कोलिशन गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट है, मान लीजिए कि हम जो है वो हम भी इलेक्शन लड़े, आप भी इलेक्शन लड़े, आपको जो है वह वोट बहुत कम मिला, हमको जो है जो विनिंग पार्टी है वो विनिंग पार्टी से हमको जो है वो 500 वोट चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि आपको मिला देंगे, आपको 500
सपोर्ट मिला है, तो हम भी उस रूलिंग पार्टी जो है वह जो हमसे पार्टी आगे निकल रही है उस पार्टी के बराबर हम भी हो जाएंगे। और जब उस पार्टी के हम बराबर हो जाएंगे तो हम मतलब दोनों या तो फिर से इलेक्शन होगा, और नहीं तो वो कोई अपने में पार्टी मिलाएगी, तब जाकर रूलिंग पार्टी होगा। तो इसी को बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ऑल इन द चेंजेज इन इन 1990, ये सब जो है 1990 में बदल गया। दिस पीरियड इज द राइजिंग ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, यह जो है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का राइजेस था। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द एरिया ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, और यही जो था एरा था किसका, कोलोनिशन गवर्नमेंट का, मतलब बहुमत में आके बनाने वाली सरकार की, बहुमत सरकार में बहुमत में आके जो सरकार बनती है उस सरकार को कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। अब जो है वह डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया है। तो डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया जो है हमारा जो जब ये आ रहे थे ना, पोर्तुगीज आ रहे थे, कुछ पोर्तुगीज हो गए, उसके बाद कौन आ रहा था, डच, फ्रेंच, ये सब जो आए हुए थे ना, तब मद्रास में अपना डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, सारा चीज़ मद्रास में, क्योंकि मद्रास में सेंट्रलाइजेशन करते हैं। तो ये सब जो डिसेंट्रलाइजेशन था इसी के चलते होता है, डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, पावर को डिसेंट्रलाइज कर देना। तो यही डिसेंट्रलाइजेशन करना जो होता था उसी के कुछ फैक्टर है जो कि 1992 में हुआ था, मेजर फैक्टर्स, उसी को हम लोग अब देखते हैं। देखिए कुछ मेजर फैक्टर है। स्टेप सेटअप टुवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। ये 1992 में क्या किया गया, इसको लिया गया, ये इसको 74 अमेंडमेंट में निकाला गया। अमेंडमेंट एंड टेक द थर्ड ट्रायल ऑफ द डेमोक्रेसी इज मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। तो 1992 में 74 अमेंडमेंट में इसको क्या किया गया, लाया गया, और ये जो था वह मोस्ट पावरफुल डिसेंट्रलाइजेशन है। Now it is a constitutionally mandatory to hold a regular election in a local government body. लोकल गवर्नमेंट बॉडी में क्या करना, रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन को हेल्ड कराना मैंडेटरी हो गया था। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड टू द कंसिडर इन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास। तो जो सीट्स होती हैं वह रिजर्व होती हैं इलेक्टेड बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन एंड शेड्यूल कास्ट, ब्लैक ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। जो सीट्स होती हैं रिजर्व्ड होती हैं इलेक्टेड बॉडीज़ के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, शेड्यूल कास्ट होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास होते हैं, उसके लिए क्या होता है, सीट्स जो होता है वह कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्व होनी चाहिए। एटलीस्ट 1/3 ऑल पोजीशन वाज रिजर्व फॉर वुमेन। अब क्या होना चाहिए कि 1/3 जो पोजीशन होना चाहिए वुमेन के लिए रिजर्व होना चाहिए। एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड हैव बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट कंडक्ट द पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। तो ये जो था वह हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें जो है वह 1/3 मेजोरिटी जो होंगी वह वुमेन के लिए सीट होंगी। इलेक्शन जो होगा वह रेगुलर इलेक्शन जो होगी इलेक्शन कमीशन द्वारा स्टेट कंडक्ट कराएगा, पंचायत में भी, और म्युनिसिपल इलेक्शन में भी जो होगा वह इलेक्शन कमीशन ही इसको रूल करेगा, इसको काम करेगा। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर टू रेवेन्यू ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एंड नेचर ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर इन स्टेट टू स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट को ये शेयर करता है पावर और रेवेन्यू को लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में, जिससे वह इलेक्शन को क्या कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं, रोड बना सकते हैं, ये सब जो है वह इलेक्शन को हेल्प करे। रेगुलर लोकल गवर्नमेंट एंड पॉपुलरली नोन एज नेम ऑफ पंचायती राज। जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है उसको पंचायती राज कहा जाता है। ईच विलेज इज अ ग्रुप ऑफ अ सम स्टेट एंड द ग्राम पंचायत। हर एक स्टेट के पास, हर एक विलेजेस के पास एक विलेजेस की स्टेट होती है जिसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सर्वल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड अ पंच। ये जो होते हैं वो काउंसिल कंसिस्टिंग सर्वल वार्ड मेंबर होते हैं जो कि पंच कहा जाते हैं, एंड द प्रेसिडेंट और सरपंच, इसको प्रेसिडेंट कहा जाता है या सरपंच कहा जाता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ऑल एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड। और ये जो होते हैं जितने एडल्ट हो गए हैं उस पॉपुलेशन एडल्ट लोगों के द्वारा क्या होता है, ये जो होते हैं एक वार्ड के द्वारा जो इलेक्टेड होते हैं, ये जो पॉपुलेशन होती है वह इलेक्टेड होते हैं वार्ड के रूलर से। वार्ड के जो रूरल एरिया होते हैं उनके जो जवान लोगों होते हैं उनके द्वारा ये इलेक्ट होते हैं, कौन, पंच, प्रेसिडेंट और सरपंच। और villages is the decision making body on the entire villages। the पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। जो पंचायती राज होती है वह ग्राम सभा में सारा सुपरविजन होता है। ऑल द वोटर्स ऑफ विलेजेस आर द मेंबर्स। जो सारे वोटर्स होते हैं उसके मेंबर होते हैं। इट हैज़ अ मीट टू द लिस्ट ट्विस एंड थ्राइस अ ईयर। ये जो होते हैं वह 2 साल और 3 साल पे होते रहते हैं। इन ईयर अप्रूव द एनुअल बजट्स ऑन द ग्राम पंचायत एंड रिव्यू टू परफॉर्मेंस द ग्राम पंचायत।
और ये जो होता है एनुअल ग्राम पंचायत रिव्यू टू परफॉर्मेंस ऑफ ए ग्राम पंचायती। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज अ राइट टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये जो होता है लोकल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही राइज हो जाता है। फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर फ्रॉम दे वाट आर यूजुअल कर द पंचायत समिति। फ्यू पंचायत ग्राम के मिल जाते हैं जिसको पंचायत समिति भी कहा जाता है और ब्लॉक और मंडलीय भी उसे कहा जाता है। अब अभी बक्सर में है तो कहीं और आरा में है हम, तो आरा में जब हम हैं तो वहाँ पे क्या बनेगा कि वहाँ पे जो होंगे वो ब्लॉक बनेंगे, समिति बनेगा, पंचायत समिति बनती है। बट इलेक्ट ऑफ पंचायत एंड मेंबर ऑफ एरिया ऑल पंचायत समिति आर मंडल एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट टुगेदर। ये जो होते हैं मंडल कमीशन होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं और अदर टर्म देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जिला परिषद इज द मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद एंड इलेक्टेड। जिला परिषद होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। मेंबर ऑफ लोकसभा एमएलएज एंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर ऑफिसर्स ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज एंड ऑल्सो मेंबर्स। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के और जिला के मेंबर्स जो होते हैं वह सब इसके मेंबर होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन ऑफ पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद जो होता है वह चेयरपर्सन होता है एक पॉलिटिकल हेड जिला किसी एक जिला के परिषद के लिए। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडी एक्सिस्ट इन अर्बन एरिया एज वेल एज म्यूनिसिपल एंड टाउन। इसलिए जो सिमिलरली बॉडीज जो होते हैं वो एग्जिट करते हैं एरिया में एज वेल एज म्यूनिसिपल सेट ऑफ द टाउन्स। बिग सिटी आर ए कंटिन्यूड इनटू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बड़े बड़े जो सिटीज होते हैं वह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बोथ द म्युनिसिपल्स एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंट्रोल एंड इलेक्टेड बॉडी एंड कंसिस्टिंग द पीपल्स परवेसिंग द म्युनिसिपल चेयरपर्सन एंड द पॉलिटिकल हेड इन द म्युनिसिपलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव द ऑफिसर ऑन द कार्ड मेजर। और ये जो होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड जो होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेट होता है और वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता है कि दूसरे को क्या करता है हेल्ड करता है और उसी हेड को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्या कहा जाता है ऑफिसर और यह कहा जाता है मेजर। वह ऑफिसर होता है या मेजर होता है। I hope you learn this chapter carefully and understanding this chapter। मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर को समझे होंगे, इसलिए इसका एक्सरसाइज का वीडियो अगले बार बना देंगे। इसलिए आप इसको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक तो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।